तो दोस्तों फाइनली दोस्तों एक और नई सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है जिसका नाम है एक तरह से पेन किलर। जी हाँ दोस्तों, इस टाइटल की ये जो सीरीज है आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी इसका मतलब है कि इसकी जितनी भी स्टोरी है वो एक ही सेक्शन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में जितनी भी अपडेट, फैक्ट, डिटेल, स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, क्या चीज आपको देखने को मिली, क्या आप इसे देखना एक तरह से आपको देखना चाहिए या आप इसे देख चुके हो तो आप अपना एक तरह से रिव्यू नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आगे चलते हुए हम इसके बारे में सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे आप पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं पेन किलर सीरीज़ के बारे में। पेन किलर नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई एक अमेरिकन ड्रामा लिमिटेड सीरीज़ है जो कि मीका फिट्जमैन ब्लू और नोवा हार्पेस्टर द्वारा बनाई गई है। 6 एपिसोड की श्रृंखला दोस्तों, इसके एपिसोड 6 हैं जो कि प्रेडिक रेटन कीफे के न्यूयॉर्कर देख द फैमिली दैट बिल्ट एन एम्पायर ऑफ पेन किलर और एक पेन किलर एन एम्पायर ऑफ डिजीज एंड द ओरिजिन ऑफ अमेरिकन एपिमेडिक पर आधारित है, जो बेरी मेयर द्वारा ऑर्किस्ट्रॉन के निर्माता पर्ड्यू फार्म पर जोर देने के साथ ओपियोइड संकट के साथ के जन्म के पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पेन किलर का प्रीमियम 10 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि ये किसके द्वारा बनाई गई है। मीका फिट्जमैन ब्लू द्वारा बनाई है। न्यू पास्टर है इसके पर आधारित। पेंडिक रैप कीफ द्वारा द फैमिली डेट एम्पायर पर आधारित है। पेन किलर एक धोखे का एक साम्राज्य और अमेरिकन ओपियोइड महामारी की उत्पत्ति बेरी मेयर द्वारा। इसके निर्देशक जो कि डायरेक्टर है पीटर बर्ग है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं अडुबा रोड, मैथ्यू बॉड्रिक, सैम एमरर, टेलर गिट्स है, कैलोरिका पार्ट्रस, टॉयलर रिटर, जॉन एल्स, रॉन ली, हेना क्रूजा काइने, वेस डकोविच, चैल होमबर्ग और जॉन मर्फी। जिसका जो ओरिजिन कंट्री है वह है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी है। इसका प्रोडक्शन जिसने किया है न्यू मीका फिट्जमैन ब्लू, न्यू पास्टर, एनिक न्यूमैन। निर्माता इसके जो प्रोड्यूसर है वह क्रिस हैचर है। उत्पादन जो प्रोडक्शन कंपनी है वह नील हॉर्पा, फिल्म 44, ग्रैंड इलेक्ट्रिक, और प्रोडक्शन। और इसका जो प्रीमियम करने वाला प्रोडक्शन जो है वो है नेटफ्लिक्स है, जो इसको डिस्ट्रीब्यूट का इन्होंने लिया है। इसका पेन कलाकार और बात के बाद हैं उजो ड्यूबा को 80 फ्लावर्स के रूप में सहेजने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। और रिचर्ड हेल्कर के रूप में मैथ्यू बॉड्रिक, सैम एंडरसन, रेमेक सैकलर के रूप में, ऑर्थ सैकलर के रूप में क्लॉर गैग, क्लेक सैकलर के रूप में टेलर स्क्विच, लिली काइगर के रूप में कैलोरिक पॉटजॉक, जॉन ब्राउडली के रूप में टाइगर रिटिल, ड्रॉकर गैरेनी फिट्जबर्ग के रूप में जॉन एल्स, बिल हेवेल्स के रूप में रॉन ली, ब्रायना ऑर्टिस के रूप में एना क्रूजेकाइने, शेन शोफर के रूप में बेस डोकोविच, ट्राइलर क्राइगर के रूप में जैन मुलबर्ग, बीट के रूप में दिशा शिहाबी, मॉर्टविल सैकलर के रूप में जॉन रॉथमैन, माइकल फ्रिडमैन के रूप में जॉन मर्फी, डॉक्टर कटिस राइट के रूप में नो हार्पेस्टर। इसका जो है 6 पार्ट है। इनके नाम मैं बता दूं, इनके वह जिसके साथ शुरुआत करनी है, जिसके साथ रहना है, जो इसका टाइटल है पीटर बर्ग के डायरेक्टर है मीका फिट्जमैन न्यू हॉलपर द्वारा लिखित है। इसको 10 अगस्त को रिलीज़ किया। इसका जो शीशु ने मुझे पानी दिया वही निर्देशक पीटर बर्ग द्वारा मीका फिट्जमैन न्यू हॉलपर द्वारा यही सेम डे को रिलीज़ हुई 10 अगस्त 2023। इसके बाद सर्दी का बर्फीला तूफान वही सेम निर्देशक को वही सेम द्वारा लिखित और 10 अगस्त को वापस मैं मानता था। इसका टाइटल नेक्स्ट 4th पार्ट का पीटर बर्ग, क्रूवेल, मीका फिट्जमैन ब्लू, गरम गरम गरम। ये जो 5th पार्ट है पीटर बर्ग, क्रूवेल बर्ग और वापस वही सेम और 10 अगस्त। नाम क्या रखा है, 6 पार्ट है इसका। आपको शुरुआत में बताया था इनका टाइटल
हैं और ये 6 पार्ट में अवेलेबल है। पीटर बर्ग वापस आ गए। मिर्जा फेरलैंड ब्लू नो ऑपरेशन 10 अगस्त 2023 उत्पादन। इसका अप्रैल 2021 में टोरंटो में प्रोडक्शन इसका शुरू हुआ, नवंबर 2021 में पूरा हुआ। श्रृंखला का निर्देशन पीटर बर्ग द्वारा किया गया था। जो डायरेक्शन है पीटर बर्ग ने दिया। और अब इनकी बात करें तो समीक्षा एग्रीगेटर रोमेन टॉमटेज पर 36 आलोचकों ने 44% ने श्रृंखला को 10 में से 6.1 की रेटिंग के साथ पॉजिटिव जो है रेटिंग दी है, जो कि एक औसत रेटिंग है 10 में से 6। तो दोस्तों मतलब एक एवरेज ही होती, तो एवरेज ही है ये। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है पेन किलर ओपियोइड संकट में पीड़ितों के प्रभावी नाटकीय बीट के साथ सम्मानित करता है, लेकिन इसमें बासी व्यंग्यपूर्ण उत्कर्ष के कारण इसे कमज़ोर कर दिया है। लेकिन इसमें जो बोरिंग बातें होती है ना, वो इसे कमज़ोर करती है। ये चाहते तो बहुत अच्छी बन सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब तरह की बकवास होती है। मतलब इसमें जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। मेटाक्रिटिक पर 26 आलोचकों के आधार पर श्रृंखला को 100 में से 59 भारित औसत प्राप्त हुआ है। यह भी एक एवरेज को दिखाता है। मेटाक्रिटिक भी वही एक रिव्यू देती है, उन्होंने भी इसको एक एवरेज रेटिंग दी है दोस्तों। चलो अब अपन बात कर लेते हैं मिका फ्रिजबर्ग क्रिडर्सन ब्लू के बारे में, जिन्होंने ये मूवी बनाई है। मिका फ्रिजबर्ग एक अमेरिकन स्क्रीन राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। हाँ, ये जो जाने जाते हैं इनकी मैनफेस मेनस्ट्रीज एवोल्यूशन ब्यूटी डे इन नेबरहुड के कारण, और अभी जो पेन किलर है इसके कारण बनाई। मतलब देखा जाए तो ये एक नए प्रोड्यूसर है जिन्होंने बहुत ही कम बनाई हैं। और नो हार्वेस्टर के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा, ये भी एक है। तो यार जैसे नए लोग बनाते हैं, फिर भी इन्होंने नई शुरुआत में बहुत अच्छा बनाया है। और नो हार्वेस्टर एक अमेरिकन वही सैन अभिनेता, लेखक, निर्माता और डायरेक्टर हैं। उन्होंने टाइम नौकरिया वन फिल्म्स में रेमी की भूमिका ट्रांसलेटर पर लेकर निर्माण अभिनय के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने पीवाड़ी अवार्ड जीता, एमी अवार्ड, राइटर्स गिल्ड अवार्ड, ग्लोबल गौरव अवार्ड के लिए नामांकित किया, ग्लैंड पुरस्कार भी दिया। 2019 में रोनाल्डो डी मूर वैन मैटसन देही निमित द्वारा निर्मित एप्पल टीवी वैकल्पिक इतिहास श्रृंखला फॉर ऑन मैनकाइंड में नासा मिशन नियंत्रक बिल स्टार की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अपने लेखन साथी मिका फ्रिट्ज़मैन ब्लू ने रेड फ्रांसिस के बारे में ब्यूटीफुल डे इन नेबरहुड की पटकथा लिखी थी, जो कि 2013 में ब्लैक लिस्ट में आ गई थी। लगभग 10 साल की प्रक्रिया के बाद इसे 2019 में रिलीज़ किया गया। टॉम ने अभिनय किया। हैक्स ट्रूपर राइट्स हार्वेस्टर स्वयं एक छोटी सी भूमिका में उनकी पटकथा के लिए फिशरमैन ब्लू हार्वेस्टर प्रतिष्ठित पेन पुरस्कार मानवीय पुरस्कार के विजेताओं से भी नामांकित किया गया। दोस्तों ये भी, इनको भी कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी एक नए हैं। बेस्ड ऑन द फैमिली दैट बिल्ट एन एम्पायर ऑन द बाय पैन पैट्रिक्स रिकेंड क्रेफ, इनके भी बारे में बात कर ले कि ये कौन थे और इनकी बुक, ये जो इनकी बुक से ये वेब सीरीज बनाई है, ये किस तरीके से ली है। पैट्रिक रिडेन कैफे, जन्म 1970 से, ये अमेरिकन लेखक और एक खोजी पत्रकार हैं, रिसर्चर हैं दोस्तों। ये इन्होंने 5 पुस्तकें अभी तक लिख दी है। चैप्टर द स्कैन, नॉथिंग एम्पायर, पेन ऑफ रॉन्ग्स, उन्होंने द न्यूयॉर्क रॉक लेटर्स, सैड न्यूयॉर्क टॉम सेजिन मैगजीन सहित कई प्रकाशकों को बड़े पैमाने पर लिखा है। कीफे डोरस्टॉक मैनचेस्टर में पले बड़े थे। मिल्टन एकेडमी में इन्होंने दाखिला लिया और 1999 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह शोपिरो हॉल के निवासी थे। उन्होंने 1996 में मार्शल छात्रवृत्ति जीती, जिसके माध्यम से इन्होंने एमफिल प्राप्त किया और कैम्ब्रिज विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमएससी, लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मार्शल छात्रवृत्ति के बाद फीके अमेरिका लौट आए और येल या यूंग की जेडी की डिग्री हासिल की। तब उन्हें कई फेलोशिप्स प्राप्त हुई है, जिसके गुगेनहाइम फाउंडेशन, वुडरो विल्सन इंटरनेशनल स्टोर फॉर स्कॉलर्स और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइफ में कलमनसन सेंटर फॉर स्कॉलर्स राइटर्स के विजेता हैं। 2010-11 के बीच रक्षा सचिव कार्यालय में नीति सलाहकार थे। फीके ने व्यापक
दोस्तों खोजी रिपोर्ट लिखी, विषयों में गिनी लौह भंडार में स्वामित्व संघर्ष मनोरंजक मानी जो वेद बनाने वाले राज्यों का सामने करने वाली नीतिगत जटिलताएं, बहुत सारा इन्होंने बहुत कुछ लिखा। फीकी कहानी से लोडेड ग्रैंड द फीचर राइटिंग पुरस्कार मिला। इनकी पुस्तकों की बात करें तो चैटर डिफसन फ्रॉम द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन में फीके ने वर्णन किया कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी सहित अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां निकट भविष्य में आतंकवादी हमलों की संभावना निर्धारित करने के लिए आतंकवाद में शामिल होने के बीच में संदिग्ध लोगों के बीच में संचार पर नज़र आती है। कीफे संचार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले उपकरण का वर्णन करता है जिसे अक्सर चैटर कहा जाता है। 11 सितंबर के हमलों के संदर्भ में इनकी जांच करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पुस्तक की समीक्षा में विलियम गेम्स ने लिखा है कि मिस्टर फीके एक विशेषज्ञ के बजाय एक चुप निजी नागरिक के रूप में स्पष्ट मनोरंजक ढंग से लिखते हैं। कीफे के स्नैकर न्यूयॉर्क के बाहर चैंग चुइंगपिंग और उनके स्नैक हेड गिरोह पर रिपोर्ट दी जो कि 1984 और 2000 के बीच संचालित था। कीफे ने वर्णन किया है कि कैसे पिंग ने मालवाहक जहाज़ों के माध्यम से बड़े पैमाने पर चीन से अमेरिका के प्रवासियों की अवैध तस्करी की। पुस्तक में उन प्रवासियों के कई साक्षात्कार शामिल हैं जो अमेरिका में अपने जीवन का वर्णन करते हैं। 2000 में पिंग को अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इन अभियानों का नेतृत्व करने के लिए 35 साल की सजा सुनाई गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनन मिस्टेन ने कहा, एक अच्छी तरह से शोध की हुई पुस्तक जो अपने लेखक की मेहनता के लिए उतनी प्रशंसा करती है जितना वह अपराध का इतिहास है। कुछ मत कहो उत्तरी आयरलैंड की समस्याओं, इनकी जो पहली पुस्तक थी कुछ मत कहो नथिंग उत्तरी आयरलैंड की समस्याओं पर केंद्रित, जिसकी शुरुआत 1972 में जिन मैकवाले के अपहरण और हत्या हुई है। कीफे ने 2010 में टोलस्टॉय के मृत्युलेख को पढ़ने के बाद शोध और पुस्तक लिखना शुरू किया। दर्द का साम्राज्य अप्रैल 2021 में उनकी पुस्तक एम्पायर ऑफ द पेन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ सेक्युलर डायस्टिक द्वारा प्रकाशित की गई। पुस्तक पर्ड्यू फ्रॉम द्वारा दर्द निवारक ऑक्सीटॉक्सिन के निर्माण सेक्युलर परिवार द्वारा उनकी जिम्मेदारी की जांच की जाती है। और 2017 के न्यूयॉर्क ऑफ द फैमिली बेल्ट द एम्पायर ऑफ पेन का विस्तार है। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, पोइट्री लिखी है और बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने डायरेक्टर की ओर कि कौन इनके डायरेक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है और ये कुछ नए हैं तो इनके बारे में जानेंगे डायरेक्टर से। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए। पीटर्सबर्ग जन्म इनका 11 मार्च 1964 को। ये अमेरिकन निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता हैं। उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में लाइक कॉमेडी वेरी बैड थिंग्स 1998, एक्शन कॉमेडी द डाउन 2003, स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट क्लब 2004, एक्शन थ्रिलर द किंगडम 2007, सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा हैंगकॉन्ग 2008, सैन्य विज्ञान युद्ध विज्ञान बैटलशिप 2012, फिल्म लॉन सर्वाइवर 2013, ऑफ द ड्रामा डीप वाटर हीरोइनिस जैसी पिक्चरें आई। और दोस्तों आपको बता दें कि एक्शन कॉमेडी सस्पेंसर कॉन्फिडेंशियल 2020 के बाद में 5 में मार्क बाइंसर ने अभिनय किया। इनमें से 6 अमेरिकी शीर्षक में केमियो की उपस्थिति के अलावा नेवर ऑन ट्यूसडे 1998, शॉकर टेलीविज़न में वर्ग में एबीसी श्रृंखला वंडरलैंड 2000 बनाई। उन्होंने एनसीसी श्रृंखला फ्राइडे नाइट स्लाइड्स 2006 से 11 के बीच में इन्होंने विकसित की जो कि बनाया है, प्रोडक्शन की है। उनकी फिल्म से अनुकूलित थी जो कि प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया है। एक अभिनेता के रूप में सीबीए मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1995-1999 में डॉल बिली कॉर्ने की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन बर्ग का जन्म 1964 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह लॉरेंस लेरी बर्ग अमेरिकन मरीन और शेली नी विंकलर बर्ग के बेटे थे। बर्ग के पिता यहूदी थे और नाना भी यहूदी थे। उनकी माँ ईसाई थी और अपनी मां के माध्यम से बर्ग लेखक एनचेजी विक्सर के दूसरे चचेरे भाई हैं। पुस्तक फ्राइडे नाइट क्लब में बर्ग की इसी नाम की फिल्म टीवी श्रृंखला का
आधार प्रदान किया। उनकी मां ने कैटलॉग फॉर बीइंग नामक युवा केंद्रित चैरिटी गेव लाभकारी निर्देशिका की सह संस्थापकी। जो वर्ग बड़े हो गए तब उन्होंने मनोरोग अस्पताल में काम किया। उनकी छोटी बहन मेरी हैं। पीटर चंपका स्कूल सिस्टम का छात्र था। उनका पूरा नाम पीटर चंपका है। पीटरबर्ग का 1998 में कैप्ट स्कूल से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बर्ग ने सेंट पॉल्स नेटो में मैनचेस्टर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने थिएटर कला और थिएटर इतिहास में पढ़ाई की। उन्होंने 1994 में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और 95 में अपने फिल्म कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजलिस चले गए। अब ये तो हुई पीटरबर्ग की बात। इसके बारे में इनकी करियर की बात कर लेते हैं। जब बर्ग पहली बार लॉस एंजलिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी अभिनय की आकांक्षाओं को रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में फिल्म व्यवसाय के बारे में जानने का विकल्प चुना। जब उन्होंने 21 जंप स्ट्रीट, क्वाइट विक्ट्री, द चार्ली डेमेरियर स्टोरी 1988 में अभिनय किया। उन्होंने 1989 में नेवर ऑन ट्यूसडे में माय रैट्स फॉर ग्लोरी और कुक्ड हॉक्स में दिखाई दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में वह मिडनाइट क्लियर, द केस फॉर मर्डर, फायर इन द स्काई, एक्सपैंड, एक्सटम्पिंग अक्रॉस द मून, एनी वेल्ड और FTW में दिखाई दिए। 1992 के वर्ग में फिल्म द मिडनाइट क्लियर में द्वितीय विश्व युद्ध की सैनिका को भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। 1998 में वर्ग ने बेरी बैड थिंग्स के साथ अपनी फीचर जो है डायरेक्शन की शुरुआत की, जो एक ब्लैक कॉमेडी थी जिसमें जॉन कैरफ्यू, क्रिश्चियन स्लेटर, जेमरी पिवन, जेनियर स्टैंड, लेडर ऑसर ने अभिनय किया। टोरंटो और सैन सेबस्टियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। इस फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 2002 में उन्होंने वंडरलैंड बनाई, जो पागलखाने पर आधारित नाटकीय वेब सीरीज थी, जबकि ABC शो की बहुत अच्छी समीक्षा मिली और इसकी काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ये रेटिंग देने में विफल रही। इसे तुरंत रद्द किया गया। 2003 में वर्ग एक्शन कॉमेडी द राउंड डाउन का डायरेक्शन इन्होंने किया। इवेन जॉनसन ने सीन विलियम कॉटफिल्ड अभिनय किया। फिल्म के आलोचकों को विशेष समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर निराश हुई और अपने कथित 95 बिलियन बजट से केवल 80% बिलियन की कमाई की। 2004 में बर्ग ने अपने तीसरे पायदान के बाद फ्राइडे नाइट लाइट्स पर काम किया, जो बज पिक्चर द्वारा लिखित न्यूयॉर्क टाइम बेस्टसेलर पर आधारित एक फुटबॉल फिल्म थी। 2006 में बर्ग NBC की PhD एमी पुरस्कार विजेता नाइट फ्राइडे लाइट्स के कार्यकारी निर्माता बन गए, जो कि किताब बर्ग और इसी नाम की फिल्म से प्रेरणा लेता है। इसमें एक मूल कहानी और नए पात्र थे। यह फिल्म लॉयंस फॉर लैम्स 2007 में लेफ्टिनेंट कर्नल फॉल्को के रूप में दिखाई दी है। बर्ग ने 2007 में सऊदी अरब में माइकल मैन द्वारा निर्मित एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर द किंगडम में अभिनय किया। इसके अकादमी पुरस्कार विजेता जॉन फॉक्स कूपर ने अभिनय किया था। साथ ही जेनिफर कॉपर ने, जिन्हें बर्ग की मुलाकात तब हुई जब वह सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। तो अब इनके पर्सनल जो जीवन है उसके बारे में बात करें। पर्सनल लाइफ की 1993 में बर्ग की शादी एलिजाबेथ रोजर्स से हुई। 1998 में उनका तलाक हो गया। दोस्तों 1993 में इन्होंने शादी की। 1998 में उनका डिवोर्स हो गया। उनका एक बच्चा है। कैटलिक जेनर विवाद के बारे में 15 जून 2015 को बर्ग ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट के साथ कैटलिन जेनर को आर्थर एश क्रिज अवार्ड से सम्मानित करने के लिए यूपीएससी फैसले की आलोचना की, जिससे उन्होंने सेना के रवैये गेटर डी गेटसन, एक विकलांग व्यक्ति जिसे वर्ग की भूमिका निभाई थी, की फेसबुक पर तस्वीर ज़्यादा की। बैटलशिप फिल्म में जेनर के साथ इसमें कहा गया कि एक आदमी ने दूसरे की आज़ादी के लिए 2 पैरों का सौदा किया और उसने स्तनों के बदले 2 गेंदों का सौदा किया। अंदाज़ा लगाइए कि किस आदमी ने वैनिटी फेयर का कवर बनाया। राष्ट्रपति ओबामा ने उनके सास की प्रसन्नता की 7वें उत्तर से सम्मानित किया जाना चाहिए। यूपीएससी द्वारा एश कैरेज अवार्ड हाजा की पोस्ट की गई। बर्ग ने टिप्पणी में की, बर्ग ने इस पोस्ट के लिए प्रशंसा और निंदा दोनों मिली। बाद में उन्होंने अपने मन में जेनर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बाद में उनके कहा कि उनके मन में जेनर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों
के लिए अत्यंत सामान्य, जिन्होंने दिग्गजों की आत्महत्या के आंकड़ों के साथ एक और तस्वीर जारी कर कहा कि मेरा ये भी मानना है कि अपने साहसी लौटने वाले युद्ध में दिग्गजों का पर्याप्त ध्यान नहीं देते, जिससे कई ने अपने अपमान का बदला दिया है। हमारे देश में अपने सिद्धांतों के लिए शरीर और मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांत, जिसमें उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के बिना वे जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है जो आप जीना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अपने डायरेक्टर की बात। अब हम स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार कौन कौन से इसमें स्टार आपको बताए थे? उज़ा अब्दुल, मैथ्यू पर्क, सैम एंडरसन थे, टेलर किसी थी, कैरोलिना बेजर-जैक था, टेलर रिची थी, जॉन एलिजे थे, रोंजालिया थी, एना क्रूज काइने थी, वेस्ट दुचोविन थी, जैक मुलहेर्न थे, जॉक मुलपेन थे। तो सबसे पहले स्टार जो हैं उसकी बात करते हैं उज़ो अदुबा के बारे में कि ये दोस्तों एक एक्ट्रेस हैं, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। उजोको अडुबा रोड, उजो अमाका नवाजा उजो अडुबा, इन्हें ऐसा भी बोला जाता है। जन्म 10 फरवरी 1981, एक अमेरिकी अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की मूंग सनकरा ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक 2023-2019 में अपनी सुजैन क्रेनी आइन वॉरेन के रूप में उनकी भूमिका के व्यापक पहचान मिली। उन्होंने 2014 में कॉमेडी सीरीज उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार जीता। 2015 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार, 2014-15 में कॉमेडी सीरीज में पहली एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SCG पुरस्कार इन्होंने जीता। पुरस्कार बोले तो दोस्तों अवार्ड, ये एक भूमिका के लिए कॉमेडी और ड्रामा श्रेणियों में एमी पुरस्कार जीतने का केवल 2 अभिनेताओं में से एक है। 2020 में अडोबा ने हुलू मिनी सीरीज विशेष अमेरिका में शर्ली चिटसम की भूमिका निभाई, जिसके लिए इन्होंने एक सीमित श्रृंखला या मूवी का सहायता अभिनेत्री के लिए भी पुरस्कार मूवी में से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री क्रिस्टियन चॉइस टेलीविज़न अवार्ड जीता। अडुबा अमेरिकन पॉलस्टर 2016, माई लिटिल पोनी द मूवी 2017, कैंडीजार 2018, मिस वर्जीनिया 2019, लाइट राइटर 2020 सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए। 2021 में उन्होंने वाइडे में लिन जनेट नामक क्लाइड में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें द प्लेन के नाम से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार मिला। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उजो अडुबा का जन्म बोस्टन मैनचेस्टर नाइजीरिया में माता पिता के यहाँ वे मैडफील्ड मैनचेस्टर में पले बड़े। उन्होंने 1995 में मैडफील्ड हाई स्कूल में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला ला लिया, जो उन्होंने शास्त्रीय आवाज़ का मतलब बोले तो क्लासिकल जो हैं वोकल उनका अध्ययन किया, मतलब रीडिंग स्टूडेंट थी वहाँ पे ये, और ट्रैक और फील्ड में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने अपने परिवार का छोटे भाई ओपी मैनचेस हमेश विद्यालय में हॉकी खेली, पेशेवर रूप से 6 सीजन खेले। इनके करियर की बात करें तो प्रारंभिक भूमिका अडुबा पहली बार 2003 में अपने अभिनय के लिए पहचान मिली, जब ओल्टी थिएटर सेंटर फॉर द आर्ट्स ट्रांसलेशंस ऑफ जोसा उनके प्रदर्शन में एक नाटक में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए मिलन हैस पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2006 में उन्होंने न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में द सैपने और 2008 में ला जोला प्ले हाउस एम्पलीफेयर्स की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने एम्पलीफेयर थिएटर में कॉरम बॉय के हेलेड एडम्सन के रूपांतरण में टोबी की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे डेब्यू किया। 2011-12 में उन्होंने कस्टर थिएटर सर्कल में गॉड स्पेल के मूल पुनर्धार में कलाकारों के समय बाय माइक साइड गाया, जिससे उनकी पहली टेलीविज़न उपस्थिति 2012 में ब्लू बर्ड्स के नर्स के रूप में। अडोबा ने न्यूयॉर्क में द पब्लिक थिएटर बेनिस चरित्र के मां अन्ना की भूमिका भी निभाई। जो अब करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट एक्ट्रेस की बात। दोस्तों नेक्स्ट एक्ट्रेस की बात
तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 1 यानी एक तरह से मैंने जैसा कि बताया लिमिटेड सीरीज है, तो इसके अंदर तकरीबन 6 एपिसोड है और 6 एपिसोडों की प्रत्येक एपिसोड की लेंथ है लगभग 40 से 60 मिनट के बीच में, जो कि एक ठीक ठाक एक तरह से लेंथ है। और नेटफ्लिक्स पर इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में रिलीज किया गया है, हिंदी इंग्लिश के साथ तमिल में भी ये अवेलेबल है। साथ ही साथ आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर एक तरह से देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, या फिर मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे क्लिक कर आप देख सकते हो कि आपकी कंट्री की लैंग्वेज में ये अवेलेबल है या नहीं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और साथ ही साथ दोस्तों हमने एक सीरीज लेकर आ रहा है डीसी और एमसीयू की, जिसके अंदर जितनी भी डीसी की सीरीज है और एमसीयू की सीरीज है सभी की एक तरह से रिव्यू एक्सप्लेनेशन हम लाते रहते हैं। दोस्तों इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऐप पर सेट कर ले। दोस्तों इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अब बात करते हैं हम मैथ्यू बॉड्रिक की। मैथ्यू बॉड्रिक जो हैं जन्म 21 1996, ये अमेरिकन एक्टर हैं। उनकी भूमिका में पेरिस ब्लू येस्टरडे ऑफ 1986 में शीर्षक चरित्र का गोल्डन ग्लोब नामांकित चित्र और जो डिज्नी के लायन किंग 1994 में व्यस्त सिम्बा की आवाज़ और ब्रॉडवे म्यूजिकल द प्रोड्यूसर इसके लिए लियो ब्यूम शामिल है। 2005 फिल्म रूपांतरण उनके द्वारा अभिनय अन्य फिल्मों में वॉर गेम्स 1983, रॉय 1989, द फ्रेशमैन 1999, द क्लाइंग गाय 1996, गॉडजिला शामिल है। 1998 इंस्पेक्टर गैजेट 1999, यू कैन काउंट नाइन मी, दोज आर द लास्ट शॉट 2004, बॉड्रिक द इन्फिनिटी 1996 ने खुद का भी निर्देशन भी किया, गुड बाय आवाज़ देने का भी काम किया। बी मूवी 2007 है, टेले ऑफ डेस्परेटो 2008, बॉड्रिक ने तो टोनी पुरस्कार जीते हैं। एक बाई ट्रेन बीच मेमायर्स 1983 में नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेता के लिए, और एक दूसरा हाउ टू सक्सेस इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग 1995 पे ये संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। 2001 में बॉड्रिक ने नाथन लेन के रोल में साथ मेलबोर्न की संगीत में कॉमेडी द प्रोड्यूसर्स में अभिनय किया, जहाँ बाद में टेरेंट मैकनली की शोएब कॉमेडी इंटर्स ऑनले ए प्ले। 2004 में बॉर्डवे पुनः लेन के साथ फिर से जुड़े। 2013 में बॉर्डले ने बॉर्डवे म्यूजिक नाइट वर्क इन फैन क्यू गेट इन 8 में अभिनय किया, जहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत थिएटर एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 2020 तक बॉड्रिक एक नाटक सर्वश्रेष्ठ रिचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार का सबसे कम उम्र विजेता ये बने। 2006 में फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए बॉड्रिक को 6801 हॉलीवुड बुलवेड स्थित मोशन पिक्चर स्टार के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया। 11 साल बाद उन्हें अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनके बिगिनिंग लाइफ के बारे में बताऊं तो बॉड्रिक का जन्म मैनहट्टन में हुआ था, जो नाटकीय अभिनेत्री, चित्रकार, पत्रिका न्यो और एक अभिनेता। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी जेम्स फ्रेडरिक के पुत्र थे। उनकी मां अशकेनाजी यहूदी थी, जबकि जो जर्मन और पोलैंड की प्रवासियों की वंशज थी। उनके पिता आयरिश और अंग्रेजी मूल के कैथोलिक थे। बॉड्रिक ने मैनहट्टन सिटी एंड कंट्री स्कूल में ग्रेड स्कूल और मैनहट्टन में निजी वायलेंट स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने HP स्टूडियो में अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनकी जो लाइफ के बारे में आगे बताते हैं कि बॉड्रिक अपना प्रमुख अभिनय भूमिका नाटक हॉट एंड फूटे ऑन वैलेंटाइन डे के HP स्टूडियो प्रोडक्शन में आई, जिसके साथ उन्होंने अपने पिता में विपरीत भूमिका निभाई, जो फूटे के मित्र थे। इसके बाद फियरसन टॉम सॉन्गली के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में हार्वे फिडरसन में समलेनिक तक के पुत्र और डेविड की सहायक भूमिका निभाई गई। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के थिएटर समीक्षक
मेल गुस्सो को अच्छी समीक्षा के लिए ब्रॉडवे में ध्यान लाया। बॉड्रिक ने 2004 में 60% समीक्षाओं के प्रभाव की टिप्पणी की। इससे पहले कि मैं जानता कि मैं हॉट प्ले में इस लड़के की तरह था और अचानक ये सभी दरवाजे खुल गए। मैं ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि इसके बंद होने ठीक होने से पहले मेल गुस्सो वहाँ गई थी और उसे यह पसंद था। ये बिल्कुल अद्भुत है। इन सभी चीज़ों के लिए एक पंक्ति में रखना होगा जो आपके नियंत्रण के बाहर है। इसके बाद उन्होंने नील साइमन यूनिट 3 में यूजीन मॉरिस जोरेम की भूमिका निभाई। इसके बाइटन बीच में मायर्स ब्लूक्स नाटक में भी शामिल थे। उन्हें बाइटन बीच में मायर्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक फीचर टोनी का अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। 1983 में मैक्स हुडर रिटर्न माइकल कैफे के रूप में उनकी पहली भूमिका थी, जिसमें बाइटन मैक्सम ब्लूकेजी नाटक शामिल थे। बाइटन बीच माइकल्स अपनी भूमिका के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेता के लिए इन्होंने फिर पुरस्कार जीता। 1983 में ग्रीष्मकालीन जो इनकी हिट थी, जिसमें इन्होंने सिक्कोर किशोर हैकर डेविड लाइटमैन की मुख्य भूमिका निभाई थी। बॉड्रिक अगली बार 1985 में डेली हाक फेटल गैंगस्टर की भूमिका निभाई। इसके बाद की बात करें तो बॉड्रिक ने 1986 में फिल्म फेरिस बर्थडे आर्मी के आकर्षण चतुर आलसी व्यक्ति की भूमिका निभाई। 23 साल की उम्र में बॉड्रिक ने हाई स्कूल के एक छात्र की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका सबसे अच्छे दोस्त के साथ हॉकी खेलता था और शिकागो की खोज करता था। 1980 के दशक में कॉमेडी पसंदीदा यह फिल्म बॉड्रिक की सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक है, विशेषकर किशोर दर्शकों के लिए। जिसके अलावा 1987 में उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स के लिए वायुसेना अनुबंध संस्था सैक में जिमी गैरेट की भूमिका निभाई। 1998 में बॉड्रिक में टॉन सॉन्ग फिल्म की स्क्रीन रूपांतर में हार्वे फ्रीस्टीन के प्रेमी एलन की भूमिका निभाई। उन्होंने 1989 की फिल्म ग्लोरी ऑफ कैरी एम्पथ मॉर्गन फिल्म में जेनन वॉशिंगटन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने अमेरिकी नागरिक युद्ध अधिकारी रॉबर्ट बॉल्ड शो के चित्रण की अनुकूल समीक्षा मिली, जो कि बॉड्रिक शारीरिक रूप से मिलता जुलता था। 1999 में दशक में बॉड्रिक ने डिज्नी का एक सफल एंटरटेनमेंट फिल्म द लायन किंग में वयस्क जो मैच्योर सिम्बा की आवाज़ दी। उन्होंने मेरा मैक्स द थीफ एंड ए कॉलबार्ग में विवादास्पद संस्करण में द कॉलबार्ग को भी आवाज़ दी, जो मूल रूप से एक मुख्य भूमिका के लिए बनाई गई थी। उन्होंने डॉट कॉमेडी की भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। 1986 में जिम के संस्करण कैरी के साथ द गेबल गाई मैनचेस्टर स्टीवन ओकेस रीज विदर्सपुर के साथ अलेक्जेंडर पाइने की 1999 की फिल्म इलेक्शन में एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई। बॉड्रिक 1999 में दशक में म्यूजिक स्टार के रूप में ब्रॉडवे लौटे। हाउ टू स्क्विड एंड बिजनेस विदाउट ए रियल स्ट्राइक में अपने प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार जीता। इसके बाद बॉड्रिक द प्रोड्यूसर मेल ब्रुक्स 2001 में श्रेष्ठ संस्करण के नाथन लेन के साथ अभिनय किया, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता थी। उन्होंने लिपियो और डियो ब्लूम की भूमिका निभाई, जो एक अकाउंटेंट है जो सफल होने के लिए डिज़ाइन किए गए एक संगीत का सह निर्माण जो सफल होता है। बॉड्रिक ने टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन यह सह कलाकार नाथन लेन से हार गए। संगीत ने 12 जीतों के साथ इतिहास के सबसे अधिक टोनी पुरस्कार जीते। बॉड्रिक और लेन ने 2005 में इसी नाम से फिल्म रूपांतरण की अपनी भूमिका निभाई और दोहराई। बॉड्रिक ने 2004 में पुस्तक विजेता लेरी शू के नाटक द फॉरेंसर ऑफ ब्रायन बॉडवे प्रोडक्शन के मजाकिया चार्ली बेकर के रूप में अभिनय किया। वह द लॉर्ड ऑफ कपल प्रोड्यूसर अपने सह कलाकार नाथन लेन के साथ फिर से जुड़े, जो अक्टूबर 2005 में बॉर्डन पर शुरू हुआ। ये अप्रैल को ब्रॉडवे द फिर से कॉलेज प्रोफेसर के रूप में दिखाई दिए। 2028 से 2009 तक कैथलिक मार्शल द्वारा निर्देशित और कोरियोग्राफी किए गए संगीत में साइंस वर्क एंड फ्यू कैन गेट ए में अभिनय करने के लिए वह वसंत
में 2012 में ब्रॉडवे मंच पर लौटे। उन्होंने डेनियल जे सूर्य द्वारा निर्देशित AR कुलकर्णी के नाटक सिल्विया के 2015 में ब्रॉडवे रूपांतरण में विशेष रूप से अभिनय किया। तो बॉर्डरिक ने मई 2019 में एलिजाबेथ मैकबर्गन के साथ सह अभिनेत्री द स्टोरी मैसेंजर के साथ अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। 2018 में वह घोषणा की गई थी कि बॉर्डरिक नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ड्रैबक के साथ माइकल बुर की भूमिका में भाग लिया है। 2022 में बैड्रिक प्लाज्मा स्वीट के पुनरुद्धार और ब्रॉडवे लौटा है, जहाँ उन्होंने पहली पत्री जारी का जेसिका पार्कर के साथ अभिनय किया। बॉर्डरिक अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर ने 19 मई 1997 को उनकी बहन जेनियर बैडकर काफ की अध्यक्षता में एपिस्कोपल समारोह में शादी की। सरोगेसी के जरिए पार्कर और बॉर्डरिक का एक बेटा और जुड़वा बेटियां हैं। हालांकि ये जोड़ा वेस्ट विलेज में रहता है, जो कि आयरलैंड काउंटी डोलगे एक गाँव किलकर में अपने दूसरे घर में काफ़ी समय बिताते हैं। जहाँ बेडरॉक ने बचपन में अपनी गर्मियाँ बिताई थी, द हम्पेट में भी एक घर है। बॉर्डरिक एक नाज़िल एक उतारवादी हैं। वंशावली की बात करें तो मार्च 2010 में बैटरिक NBC कार्यक्रम ड्यू थिंक यू आर में दिखाया गया था। बॉर्डरिक ने कहा कि वंश अनुसंधान संघात में अनुसंधान कार्यक्रम में उनकी भागीदारी नहीं 22 साल पहले ग्लोरी में भूमिका निभाई गई भूमिका के साथ भावनात्मक रूप से फिर जोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके परदाता रॉबर्ट मॉडिस एक संघ सैनिक थे। गेसेटबर्ग की लड़ाई के एक अनुभव मॉडिस में 20s वैसे वे कनेक्टिविटी अटलांटा की लड़ाई के बाद वह मारे गए थे और अंततः उन्हें मेरिएटा नेशनल कब्रिस्तान में अनामरकब में दफना दिया गया था। इतिहासकार कैबरी गेनकर की मदद से कब्र की पहचान करने के बाद बोरिए शोध ने उन्हें अपने पूर्वज को अपना नाम वापस देने की सक्षम बनाया गया। उसी कार्यक्रम में बॉर्डरिक को पता चला कि उनके दादा जेम्स बॉर्डरिक द्वितीय वह कभी नहीं जानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के उन्हें एक सुशोभित लड़ाकू चिकित्सक थे, जिन्होंने मरीज ऑर्गन संक्रमण के दौरान अपनी विशिष्टताएं अर्जित की। 1987 कार दुर्घटना के बारे में बता दो इनके लाइफ में। 1987 उत्तरी हाईलैंड टेम्पो रोड पर किराए की रेंट पर की BMW 316 चलाते समय बॉर्डरिक ने गलत लेन में चला दिया था और एक वोल्वो कार से टकरा गए। ड्राइवर 28 वर्षीय अन्ना गैलगोर, उसकी माँ 63 वर्षीय गेराट डॉज की दोनों की तुरंत मौत हो गई। जेनी गेफर के साथ छुट्टियां मनाते, इस कारण फेरिस बुलेवार्ड फिल्मांकन के दौरान अर्ध गोपनीयता के लिए डेटिंग शुरू कर दी गई। दुविधा से दुर्घटना सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते का खुला गया, पर उनकी पैर और पसलियाँ टूट गई, चोट पर लगी और फेफड़ा ढह गया। आगे की चोटें गंभीर चोटें शामिल थी, जिससे पक्षाघात से बचने के लिए सर्जरी की गई। बैडरिक ने पुलिस को बताया कि उसे दुर्घटना बारे कोई याद नहीं है, वह नहीं जानता कि वह गलत लेन में क्यों गया। मुझे केवल इतना याद है कि वह अस्पताल में जाग रहा था। मेरे पैर में एक बहुत अजीब सी डोरी ठहराया गया और उन पर $175 का जुर्माना लगाया गया। पीड़ित परिवार के फैसले पर न्याय का मजाक बताया। पीड़ितों के भाई बेटे मार्टिन हर्ट में 2013 में बेडरिक से मिलने की योजना के बीच उसे माफ़ कर दिया गया। फरवरी 2012 में फेडरिक ने सुपर बाउल के द्वारा प्रसारित $multi-million होंडा विज्ञापन में दिखाया कि हॉडले ने कहा कि बैठक अभी कभी नहीं हो और बेडरिक अपने दिल को जानते हुए ड्राइवरों की सबसे बड़ी पसंद नहीं थे। अब इसके बाद जो अगला एक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़े एक्टर थे इसके। और अब हम बात करते हैं सैम एंडरसन की। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी इस मूवी का आनंद ले सकें। सैम एंडरसन के जन्म है जो 2 अप्रैल 1947 को हुआ था। ये एक अमेरिकी अभिनेता, उनकी चरित्र भूमिकाओं के लिए जाना गया था, जैसे परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, गेम सैम गोल में, ग्रोइंग स्पेंस में प्रिंसिपल, विलेज डेल्स, एजर्ट में, हॉलिडे मैनर्स और लॉस्ट में रजिस्टर बर्नार्ड लॉडर, फ्रेंड्स के रूप में 10वीं एपिसोड में फीबी के 3 बच्चों को जन्म देने वाली हैप्पी डेज लविंग डॉक्टर हैरल्ड और फिल्म में फॉरेस्ट गम में प्रिंसिपल के रूप में इनका
बिगिनर लाइफ के बारे में बताऊँ तो एंडरसन का जन्म उत्तरी डैकोटा में वॉल्वहैम्पटन में होना। उन्हें नॉर्थ डैकोटा विश्वविद्यालय, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अमेरिकन साहित्य रचनात्मक लेखन के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। 1970 के दशक में उन्होंने कैलिफोर्निया के लेकेस्टर में एंटेलोपी केलीज में नाटक करा और पढ़ाया भी इन्होंने। करियर में एंडरसन में परफेक्ट स्टेज में मेलरोज सुपरवाइजर मिस्टर गोब्रेजल ने अपने पहले 2 सीजन में वकील हॉर्डिसर में लास्ट में बनार्ड के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से फॉरेस्ट गंप में स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभाई। उन्हें स्टार ट्रैक ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस एपिसोड द रॉयल में होटल रॉयल के सहायक प्रबंधक के रूप में, क्रूज फैंस माइक फ्री सफेद बंदी प्रिंसिपल डेविड के रूप में भी जाना जाता है। इनके अलावा विभिन्न एपिसोड में आवर्ती अभिनेताओं में से एक थे। सिनसिनाटी में विक के आरपी द अमेरिकनाइजेशन ऑफ इवाम एपिसोड में आवर्जन अधिकारी सहित विभिन्न भूमिकाएं निभा रहा था। एंडरसन ने उनकी NC5 सीजन में 8 में वॉल्टर क्राइम लाइक के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। तो अब इनके फिल्म के बारे में बात करूँ तो 1970 अदला बदली एक्सचेंज, 1983 हवाई जहाज पार्ट 2, इंग्लियर की त्रासदी, मूवर्स एंड शेकर्स, बुम्बा केटर्स 2, काला फरिश्ता, ब्लैक, एक अदृश्य आदमी के संस्मरण, फॉरेस्ट गंप, कठपुतली मास्टर, गेम के बाद, सही आधी रात, ध्वनि प्रभाव, स्वतंत्र, दूरी, आलसियों आयोग, प्रेमी को छोड़ने के 50 तरीके, छुआ, गंदी आदत, हाथियों का पानी, केमिक ग्रोप और लड़कियों को तोड़ने, शैतानों का कारण, क्या आप इस आदमी को लेते हैं, बुराई की प्रतीक, शायद किसी दिन, पीठ और गर्दन का गीत, जा हमड़े का क्राम हेडे गाते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले वापस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। टेलर किर्चर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट, किर्चर्स जन्म इनका 8 अप्रैल 1981 में हुआ। ये कनेडियाई अभिनेता एक मॉडल है जिन्होंने अपनी NBC टेलीविज़न श्रृंखला गुड फ्राइडे लाइट्स 2006-2011 में टीम रिंगन्स की भूमिका निभाई है। उन्होंने एक्समैन, ऑरेंजेस, वुल्वरीन 2009, बैटलशिप 2012, जॉन कॉन्टर 2012 और सेवेज 2012, लोन सर्वाइवर 2013, द ग्रैंड सेडक्शन 2014, अमेरिकन असेंसिन 2017, ऑनवेल द बैब 2017 और 21 ब्रिजेस 2019। किर्चर्स में HBO श्रृंखला टू डिटेक्टिव दूसरे सीजन में वॉल्ट वुड्स के रूप में अभिनय किया। टेलीविज़न श्रृंखला द नॉर्मल हार्ट 2014 में ब्रूस नाइसेल्स के रूप में दिखाई दिए। पैरामाउंट नेटवर्क मिनी सीरीज वाको 2018 में डेविस कोरिस की भूमिका निभाई। द CIP ग्राउंड विच ऑपरेटिव की भूमिका निभाई। प्राइम वीडियो एक्शन थ्रिलर द टर्मिनल लिस्ट 2022 में बैन बेंसर ने। इनके प्रारंभिक बिगिनर लाइफ के बारे में बात करें। किर्चर्स का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया में केलोन में हुआ। उनकी माँ सुखाना ग्रीन BC लेयर बोर्ड के लिए काम करती थी, जबकि उनके पिता किर्चर निर्माण कार्य में प्रोडक्शन वर्क में वर्क करते थे। वे 1 वर्ष का था तब उसके माता पिता अलग हो गए थे। उसका और उसके 2 बड़े भाइयों ब्रॉडी और दमन का पालन पोषण उनकी मां ने एक मोबाइल होम पार्क में किया। उनकी 2 छोटी सौतेली बहनें भी हैं। किड्स फोर्ट मोडी मॉर में रहते थे। उन्होंने कोर्टिकलम गैलेडी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। किर्चर्स ने अपने 3 साल की उम्र में आइस हॉकी खेलना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश कोलंबिया हॉकी लीग में लैडिन हॉर्निस्टन में जूनियर हॉकी खेला। हमने पहले कि 2002 में घुटने की चोट के कारण उनका करियर समाप्त हो गया था और अपनी चोट के बाद किस्मत में 1 साल के एलिजाबेथ विश्वविद्यालय में पोषण अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम लिया और उनके साथ रहे उनका भाई। इनके करियर की बात करें तो IMG के साथ मॉडलिंग के अवसर मिलने के बाद किर्चर 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए थे। उन्होंने वहां अभिनय का भी अध्ययन किया। एक पोषण विशेषज्ञ और निजी प्रशिक्षक जो पर्सनल ट्रेनर है वो बन गए। न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए वह बेघर हो गए थे। आधी रात में मेट्रो ट्रेन में सोने लगे थे।
2004 में वह लॉस एंजलिस चले गए थे, जहाँ उन्होंने डीजल और एमकॉम्बी फिच में मॉडलिंग की। वह सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जॉन डूनो की सीमित संस्करण वाली कॉफ़ी टेबल बुक अबाउट फेस में भी दिखाई दिए। 2006 में किड्स सच में NBC स्पोर्ट्स स्ट्रीम ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला फ्राइडे नाइट लाइट्स में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए चुना गया, जो पीटर्सबर्ग की 2004 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित थी। काल्पनिक शहर डिटेल टेक्सास में सेट थी। 5 सीजन के लिए किर्स्टर ने एक हाई स्कूल छात्र टिम रिगन्स की भूमिका निभाई, जो डीलन गेट्स का फुलबैक रनिंग बैक है। आलोचकों और 7.7 मिलियन से अधिक दर्शकों में सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ श्रृंखला का प्रीमियम अक्टूबर 2006 में हुआ। किड्स सच ने टेलीविज़न श्रृंखला की संभावित फिल्म की अगली कड़ी में अपनी भूमिका को दोबारा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्ट्रीट 7 स्ट्रेवन से। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सके। यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना और प्री प्रोडक्शन सारी चीजें हमने जाननी, और हम हर OTT प्लेटफॉर्म चाहे डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या अमेजॉन प्राइम वीडियो या फिर HBO या स्टेंज, हर OTT प्लेटफॉर्म की मूवी सीरीज एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। साथ ही साथ और भी जो थिएटर में रिलीज होती है उन सभी की अपडेट और एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कंटेंट यदि आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो आप कमेंट कर सकते हो। सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दे, एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे। तो दोस्तों, अब इसके एक तरह से कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं। लॉरा लैम्बर्ट स्वैम्प में जेसिका लुकास और चैट कॉफर्ड के साथ एक तक कन्वेंट पोंग पौरी की भूमिका निभाई। फरवरी 2008 में एक्स-मैन फ्रेंचाइजी स्पिन ऑफ मैन एक्सचेंज सनराइज फुलबांग कैम्प्रेड की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। मई 2009 में रिलीज हुई प्रशंसक पसंदीदा चरित्र गैम्बिट के बारे में किर्स्टबर्ग कहते हैं कि मैं उनके बारे में जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पास क्या था। मुझे यकीन है कि मैं अभी भी उससे अवगत होने जा रहा हूँ। मैं चरित्र से प्यार है, मुझे शक्तियों से प्यार है। मैं अपने साथ जो किया वह मुझे पसंद है। मैं इतना ही नहीं जानता था कि, लेकिन मेरे अनुभव ने उसे जाना और उसके बारे में अपनी राय बनाना एक आशीर्वाद था। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ, कम से कम कहने के लिए। 2010 में किर्स्टर में क्रिस्टोफर सुएल द बैंग बैंग क्लब में अभिनय किया, जो दक्षिण अफ्रीका पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक था जो रंगभेद के अंतिम खूनी दिनों का दस्तावेजीकरण करता है। रायन फिलिप और माइन एंकरमैन के साथ फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की भूमिका निभाने के लिए उन्हें 2 महीने में 35 पाउंड वजन कम करना पड़ा। नवंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर किर्स्टर ने उन युवा पुरुष अभिनेताओं के रूप में नामांकित किया जो हॉलीवुड को नई लिस्ट के रूप में लेने के लिए जोर दे रहे थे या धकेले जा रहे थे। 2012 में डिज्नी फिल्म जॉन कार्टर एंडबर्ग राइस वगैरह ने फंतासी उपन्यास द प्रिंसेस ऑफ मॉर्स पर आधारित है। उन्होंने शीर्षक चरित्र कॉन्फिडेंस सैनिक की भूमिका निभाई, जो मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है। जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, किर्स्टर ने कहा कि मुझे जॉन कार्टर पर बहुत गर्व है। बॉक्स ऑफिस मुझे ही एक व्यक्ति या अभिनेता के रूप में मान्यता नहीं देता। मई 2022 में किर्स्टर ने हैसब्रो के खिलौने खेल पर आधारित पीटर की बैटलशिप में लेफ्टिनेंट हैक्स हॉपर की लाइव बाई साई और ऑरन टार्जर के साथ ऑनलाइन स्टोन की सवेज में अभिनय किया। हिट फैक्ट्स की फिल्म समीक्षा डू मैकवी जॉनसन के साथ किर्स्टर के बंधन के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, जिन्होंने न केवल विश्वसनीय बल्कि पूरी फिल्म के दौरान जीवंत और प्रामाणिक बताया। मैकवी ने लिखा कि फिल्म में किरदारों के साथ टोली के साथ किर्स्टर का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने उन्हें दर्शकों के आगे बढ़ाया चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उच्च तीव्रता के साथ अभिनय करना पड़ा। 2013 में किर्स्टर ने द ग्रैंड हैडसन में अभिनय किया, जो जीन काइम फ्रांस पांडे की चैन कनाडा लॉ ग्रैंड सब्टेक्शन 2013 की रीमेक थी, जिन्होंने निर्देशन द मैककेनल ने किया, और एक अन्य पीटरबर्ग फिल्म लॉन सर्वाइवर मार्क जेसन लुटेन पर आधारित थी। रियान मर्फी के द नॉर्मल हॉट जिम पॉर्सन जूलिया रॉबर्ट्स के साथ मार्को रफेल के साथ अभिनय करते हैं, जो 25 मई 2014 को HBO पर प्रसारित
हुआ। किर्स्टन मुख्य भूमिका के साथ बातचीत कर रहे थे। द रेड का अमेरिकी रीमेक कभी वास्तविकता नहीं बन पाए। किर्स्टन डिटेक्टिव। दोस्तों 2013 में पीटर ने किर्स्टन द ग्रैंड सक्सेस का अभिनय किया, जो जिन कॉर्बेट की फ्रेंच कॉमेडी ला ग्रैंड सक्सेस रिडेम्पशन 2003 की रीमेक थी, जिसका निर्देशक जो डायरेक्शन था डॉन मैकलर ने किया था, और अन्य पीटर वर्क फिल्म लॉन सर्वाइवर जो मार्केस लूटूल पर आधारित थी की किताब वह रेयन मर्फी, द नॉर्मल हार्ट, जिम फॉरेंस, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क रफलो के साथ अभिनय करते हैं, जो कि 23 मई 2014 का HBO पर प्रसारित हुआ था। किर्स्टन मुख्य भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे। द रेड द अमेरिकी रीमेक की वास्तविकता कभी नहीं बन पाए। किर्स्टन टू डिटेक्टिव द द्वितीय सीजन विंग जोंग, रॉचेल मैट डैक्सन और कॉर्ली केफिन के साथ अभिनय किया। किर्स्टन नाटक विशेष लिखने और निर्देशित करने अभिनय करने के लिए तैयार थे। 2017 में किर्स्टन अमेरिकन और सीन द ओनली द ब्रेव में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने पैरामाउंट चैनल मैन सीरीज वाको में पंत नेता डेविस कोरिस की भूमिका निभाई। उस वर्ष के बाद वह भूमिका की गई किर्स्टन की इन डेवलपमेंट की श्रृंखला थी, जो HBO में आई थी। सन्स ऑफ एन अनार्की के लेखक जॉन ब्रांची के निर्देशक मॉट शैकमैन की अलावा 2019 में ये घोषणा की गई थी किर्स्टन पॉल में कन्फर्म के मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। 2020 में किर्स्टन में जर्मन TV श्रृंखला द डिफीमेट में अभिनय किया, जिसमें माइकल सी हॉल, लॉन्ग रन, मार्शल ग्रैंड, नीना हैजार्ड, डुप्पल मिडिस ने भी अभिनय किया। इसमें फिल्म वॉज द इन द रिवर मशीन गन केली के नाम से मशहूर कोल्सन बेकर की जगह लेने के लिए चुना गया, जहाँ उन्होंने रॉबर्ट डी नेरी, जॉन मैक्यूज के साथ अभिनय किया। किर्स्टन अज्ञात कारणवशों के साथ बाहर हो जाएगा, इसकी जगह जैक हॉडसन को लिया गया। और आगे की बात करें तो 2020 में किर्स्टन ने जर्मन TV श्रृंखला द डिफेंडेड में अभिनय किया। इसमें माइकल सी हॉल, लोगान मार्शल ग्रीन, नोना सीसा, डुप्पे मिडलैंड में भी अभिनय किया। उन्होंने फिल्म वॉज द रिवर में मशीन गन केली के नाम से कोल्सन की जगह लेने के लिए चुना गया, अभिनय किया। किर्स्टन अज्ञात कारणों से बाहर हो जाएगा, लेकिन जैक हडसन को लिया जाएगा। 2021 की शुरुआत में घोषणा की गई किर्स्टन एंटोनी फूफा की फिल्म में पाइपलाइन में कुछ चीज़ें जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अनुबंध का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण घोषणा नहीं कर सकते। इनके पर्सनल लाइफ में बता ही दिया कि किर्स्टन ने टेक्सास में 1.47 हेक्टेयर की ज़मीन खरीदी। 2015 में उन्होंने घर बनाना शुरू किया। किर्स्टन वर्सान में बेजोमैन मोटाना में रहते हैं। ये तो हुई एक एक्टर की बात, बाकी एक्टरों के बारे में आपको बता ही गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉन एलिस के बारे में। जॉन एलिस जनवरी 1969 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिकन एक्टर है। बेस्ट नोन फॉर प्रेजिंग स्पाई हार्ट, न्यूटी प्रोफेसर, यंग विस एंड अदर फिल्म टेलीविज़न सीरीज़ के कारण इन्हें जाना जाता है। ये तो हो गया। अब रोना ली के बारे में भी हम जान देते हैं। रोना ली इज़ अ कैनेडियन एक्टर, बेस्ट नोन फॉर सीरीज डॉग स्ट्रीट लीगल एंड दिस इज़ अ वंडरलैंड। ली आल्सो सर्व एज डायरेक्टर सम एपिसोड ऑफ डॉग। तो ये हो ही गया है। एना क्रज लेवेंसा, ये भी एक 19 अप्रैल 1984 में अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। सी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर परफॉर्मेंस इन बारबी एंड लिटिल वुमेन, जेरियन, मार्गो टेरजी एंड आल्सो पैन किलर। दोस्तों ये बारबी में भी आ चुकी हैं। एना क्रूज कैन है और बहुत अच्छी एक्टर्स भी हैं। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब बेस्ट डुंगो चौबीस अमेरिकन एक्ट्रेस बेस्ट क्रॉप फॉर, ये जानी जाती है फॉर माउथफुल ऑफ एयर, स्काई फाई सीरीज़ के बारे में, द मैजिशियन, द नेटफ्लिक्स सीरीज़, मैक्सवेल, हुलुलू सीरीज, सैंटेक्स के कारण। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो डॉटर ऑफ डैंकेंसी की हैं, ली टोनोस की बेटी एंड यंगर ब्रदर नेम इज डुंगो योशी, मतलब इनका यंगर ब्रदर है। दोस्तों ये तो हो गई एक्ट्रेस की बात। और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी एंड वेरियस एक और रह गई हैं जिनका नाम जो जैक मुलहर्न है। ये अमेरिकन एक्टर हैं। बेस्ट फॉर हिज रोल इन द सोसाइटी, मैली एस्ट्रो, लॉक की मदर, ग्रेजुएट फ्रॉम
स्कीडमोर कॉलेज इन 2017। ये 2017 में ये ग्रेजुएट हुई है। ही इज़ द सन ऑफ एक्टर्स मैट मुल्हैन। ये एक्टर की सन है मैट मुल्हैन की। और आपको दोस्तों बता ही दिया कि पेन किलर इसने बनाई है। डायरेक्टर किसने की है, स्टारिंग इसमें बहुत सारे हैं। कंट्री यूनाइटेड, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज यही है। और नेटफ्लिक्स के बारे में बताएं। नेटफ्लिक्स के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि नेटफ्लिक्स क्या है, इस हिस्ट्री के बारे में, तो ये भी आप जान लो। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड जो है। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप जो है OTT की प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आपको मैं। OTT स्ट्रीमिंग फिल्म ऑन वीडियो ऑन डिमांड इनका ओवर द स्ट्रीमिंग सेवा है जिसका स्वामित्व और संचालन नेटफ्लिक्स इंक द्वारा किया जाता है। यह सेवा मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों का एक ही नाम मीडिया कंपनी द्वारा निर्मित फिल्म और टेलीविजन श्रृंखलाओं को वितरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है, अनेक भाषाओं में आती है। नेटफ्लिक्स को 17 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। नेटफ्लिक्स द्वारा अपनी DVD बाय मेल शुरू करने का लगभग एक दशक बाद 190 से अधिक देशों में 238 मिलियन सशुल्क सदस्यता के साथ सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सेवा है। 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी की मूल प्रतियों का हिस्सा आता था और केवल नेटफ्लिक्स सेवा के माध्यम से वीडियो गेम प्रकाशन जैसी अन्य श्रेणियों में भी कदम रखा। तो ये था नेटफ्लिक्स का इतिहास दोस्तों। नेटफ्लिक्स सबसे बेहतर OTT प्लेटफॉर्म है जो अब तक का है और ये सबसे शानदार है। सब इसके साइट का प्रकार आपको बता ही दिया है। मुख्यालय इसका लॉस गैटोस कैलिफोर्निया US में। इसी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक है सेवा कृत क्षेत्र, मतलब जो इसमें सर्विस एरिया इसका दुनिया भर में चीन, उत्तर कोरिया, रूस, सीरिया को छोड़कर, मतलब सिर्फ ये पूरी दुनिया भर में चलता है, चीन को, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया को छोड़कर। नेटफ्लिक्स इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.netflix.com। व्यावसायिक पंजीकरण इन्होंने करवा रखा है। इनकी जो यूज़र्स हैं लगभग 238.39 मिलियन जो 30 जून 2023 तक गिने गए हैं। 16 जनवरी 2007 तक 16 साल पहले वर्तमान की स्थिति सक्रिय हैं। सबसे पहले लोगों नेटफ्लिक्स ने अपना लोगो कुछ अलग रखा था, अब कुछ और अब कुछ अलग रखा है। नेटफ्लिक्स जो है इसका मुख्यालय आपको बता ही दिया है। नेटफ्लिक्स सबसे शानदार अब तक का सबसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो अब तक सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर दे करके दुनिया में सबसे आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले मेल आधारित किराए के व्यवसाय के रूप में लॉन्च किया गया था 1997 से 2006 के बताऊँ कि नेटफ्लिक्स की स्थापना मार्क रेडोल्फ ने रेड हैंडेक्स द्वारा 28 अगस्त 1997 को स्टॉक वैली कैलिफोर्निया में की गई थी। हेस्टिंग एक कंप्यूटर वैज्ञानिक गणितज्ञ प्योर सॉफ्टवेयर में संस्थापक थे जिन्होंने वर्ष रेल में सॉफ्टवेयर हैं जिसे रेल सॉफ्टवेयर द्वारा 750 मिलियन में अधिग्रहण किया गया था, जो सिलिकॉन वैली में इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था, मतलब टेक ओवर कर लिया था। प्योर एट्रिया द्वारा उस कंपनी का अध्ययन करने के बाद वहाँ रेडो काम किया करता। रेडो प्योर सॉफ्टवेयर के लिए विपणन निर्देशक के रूप में काम किया करती। इससे पहले माइक्रोवेयर हाउस एक कंप्यूटर मेल ऑर्डर सह संस्थापक सार बोर्डलैंड में विपणन के उपाध्यक्ष थे। नेटफ्लिक्स के विचार सांता क्रूज कैलिफोर्निया में घेरे हाउसिंग प्योर और वर्टिकलिया मुख्यालय कारपूल करते समय आया। इनका जो कारपूल करते समय आया। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स में और जो मार्क रेडोल्फ है नेटफ्लिक्स के संस्थापक और कंपनी के पहले CEO थे और रीड हैड्रिक्स है संस्थापक और इसके अध्यक्ष और CEO हैं बाई करंटली। इसकी बात की जाए तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी स्ट्रीमिंग सेवाओं में परिवर्तन 2007 से 2012 के बीच में आया था। ये 2017 में कंपनी इंटरनेट के माध्यम से वीडियो करते हुए स्ट्रीमिंग मीडिया की से शुरू की थी। हालांकि स्ट्रीमिंग केवल 1000 फिल्में ही उपलब्ध थी जबकि DVD पर 70,000 इनकी फिल्में उपलब्ध थी। कंपनी ने कुछ समय के लिए फिल्मों को ऑनलाइन पेश करने का विचार किया था, लेकिन 2010 में डेटा गति और बैंडविड्थ गति के आगे पर्याप्त सुधार हुआ था जिसे नेट से फिल्में डाउनलोड कर सकते थे। मूल विचार पर नेटफ्लिक्स बॉक्स था जो रात भर में फिल्में डाउनलोड कर सकता था, अगले दिन देखने के लिए तैयार हो सकता था। 2005 तक नेटफ्लिक्स मूल अधिकार हासिल कर लिए थे और बॉक्स ऑफिस सेवा डिज़ाइन किया था, लेकिन ये देखने के बाद यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवा की तरह लोकप्रिय
उच्च परिभाषी शामिल कमी के बावजूद हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करने की अवधारणा को खत्म कर दिया, स्ट्रीमिंग अवधारणा के साथ बदल दिया गया। इसके बाद स्ट्रीमिंग सेवा 2013 से 17 के बीच में चली गई थी। तो 17 से 2020 में आप देख ही पा रहे हैं इन्होंने कितनी तरक्की की है। सबसे खतरनाक स्ट्रीमिंग सेवा के साथ इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसे एक तरह से लिमिटेड सीरीज पेन किलर के बारे में जाना, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली और बहुत ही बेहतरीन ये एक तरह से सीरीज है। आप जाकर इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हो। उससे आपको 50 से 60% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।